आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप दो चीजें लिखी हुई हैं। दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप में डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर भी हैं। तो सिमिलैरिटीज जो हैं वो उनको बीच में लिखा गया है और डिफरेंसेस को साइड साइड में लिखा गया है। ये हमको बताता है कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट मैप है या माइंड मैप है ये किस तरह से बना है। ओके, तो माइंड मैप को बनाया है टोनी बुजान ने और कॉन्सेप्ट मैप को बनाया है जोसेफ डी नोवाक ने। कॉन्सेप्ट मैपिंग में मोर लॉजिकल होता है क्रिएटिव से, क्रिएटिविटी कम होती है और लॉजिकल ज्यादा होता है, जबकि माइंड मैप में लॉजिकल भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है। कॉन्सेप्ट मैप में लिमिटेशंस होते हैं कुछ, कि ऑडियो विजुअल आइकॉन्स जो होते हैं या यूज ऑफ आइकॉन होते हैं उनको कम यूज किया जाता है। जैसे जनरली मैं ब्लैक बोर्ड पर अगर आपने देखा होगा काम करते हुए, तो मैं सिर्फ लाइंस खींच के और सिर्फ पॉइंट्स को लिखती हूँ वहां पर, है ना। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग है। और कॉन्सेप्ट मैपिंग में जनरल कॉन्सेप्ट का यूज ज्यादा किया जाता है जिनको सबसे टॉप पर लिखा जाता है। और लिंकिंग लाइंस आर लेबल्ड होती हैं और की कॉन्सेप्ट आर एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स और ओवल बॉक्स या बादल का शेप हो सकता है। बट माइंड मैप में क्या होता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ आइकॉन्स एंड विजुअल मेटाफोर्स, यानी बहुत सारे पिक्चर्स का यूज वहां पर हम करते हैं। देन माइंड मैप में मोस्ट जनरल कॉन्सेप्ट आर द मिडिल, मतलब मिडिल में होते हैं। कभी भी कॉन्सेप्ट मैप में जो की पॉइंट है वो ऊपर होता है, माइंड मैप में बीच में होता है। लिंकिंग लाइंस आर नॉट लेबल्ड, कॉन्सेप्ट मैप में लेबल्ड होती हैं जिसको हम अभी आगे देखेंगे, और लिंकिंग लाइन लेबल नहीं होती हैं। और की कॉन्सेप्ट आर रिटन इन ब्रांचेस, और इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं जिनमें पॉसिबल यूज ऑफ कलर्स का यूज किया जाता है, इम्प्रूव मेमोराइजेशन, जिससे आपकी स्मृति जो होती है वो बढ़ती है, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, आपका समझने की शक्ति बढ़ती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब शाखित होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर जो भी उसका मैटर है वो डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप दोनों वन पेज मेथड हैं। ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट नॉलेज, आपको जो नॉलेज है वो प्रदर्शित करता है और उसको व्यवस्थित करता है। तो कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को याद रखने के लिए। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें बादल है, सर्कल है, लाइंस हैं, स्क्वायर्स हैं, है ना। तो लेकिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देखा जाए तो, कि ये क्यों बना के रखे हैं मैंने, है ना। बट इसको अगर हम देखें तो मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक प्रकार से ये फ्लो चार्ट की तरह दिखाई देने लगा, जिसमें हमको समझ में आ रहा है हम कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं, माइंड मैपिंग की नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में जो मेन की पॉइंट होता है वो इधर लिखा जाएगा, अगर आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है तो, है ना। फिर उसके जो सब पॉइंट होते हैं वो इधर लिखे जाएंगे और उसके जो लास्ट पॉइंट होते हैं वो सबसे नीचे लिखे जाते हैं। इनको एरो से जोड़ा गया है और आप देख रहे हैं एरो जो है वो ट्रायंगल जो एरो का है वो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यानी की पॉइंट से निकलते हुए ये सारी चीजें नीचे तक आती हैं। जैसे ग्रैंडफादर, सॉरी बोल सकते ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर ग्रैंडफादर की फैमिली है मदर एंड फादर, या उनके दो बेटे हैं, फिर इनके दो बेटे हैं और इनके दो बेटे हैं। तो हम जो एक क्वेश्चन होता है ना कि मैं सामने वाले का, सुरेश के नाना के मामा का भाई का बेटा, उनको जब सॉल्व करते हैं तब कॉन्सेप्ट मैपिंग के या माइंड मैपिंग के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने उसी का जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो पिक्चर था, उसी को हमने यहाँ लिया है कि किस तरह से सब्जेक्ट ए लिया, सब्जेक्ट बी लिया, दोनों की सिमिलैरिटीज को हम साथ में रखेंगे और डिफरेंसेस को आजू बाजू में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं अलग अलग दो चीजों को। देन व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग,
तो हमने देखा कि जो मेन की पॉइंट है वो ऊपर लिखा जाता है। ये बायोलॉजी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ आप केमिस्ट्री का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। और उसमें ये कहा गया था कि जो अंडरलाइन होती हैं उनके ऊपर भी मैटर लिखा जाता है कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोवाइड बाय, किसको जरूरत है, इसके जरूरत है ना। तो ट्री हमें क्या क्या देते हैं? ट्री हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, ट्री हमें प्रोवाइड करते हैं शेड, ट्री हमें यूज करने के लिए, पेपर के लिए हम जिसको यूज करते हैं, आर यूज टू मेक पेपर। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करती हैं तो नॉन लिविंग थिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसको जरूरी है ये लिखा हमने, नीडेड बाय मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन पेपर की यूज किसको है? नोटपैड बनाने के लिए, बुक्स बनाने के लिए। तो हमने इस जो लाइंस होती हैं उनके ऊपर हमने लिख दिया कि वो कहाँ पर यूज हो रही हैं। तो इस पिक्चर से हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्री हमको प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड शेड, और हम उसका यूज करते हैं पेपर बनाने में। पेपर बनाने का यूज किया जाता है नोटपैड बनाने में और बुक बनाने में, और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो अभी हमने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया या हमने इसको कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू बताया। तो जो फ्लो चार्ट है वो हमारे कॉन्सेप्ट मैप है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन और शेड को, और पेपर हमको पेपर बनाने के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने सारे स्क्वायर को लिया है, स्क्वायर के शेप्स कलर अलग अलग हैं, और उनके साइज भी अलग अलग हैं। जैसे मेन की पॉइंट का साइज बड़ा है, उसके नीचे आने वाले साइज छोटे हैं, और सबसे नीचे आने वाले जो बॉक्स है उनका साइज और भी छोटा हो जाता है। देन थिंक विथ कॉन्सेप्ट मैपिंग। आप जब भी सोचें उसका कॉन्सेप्ट मैप बनाएं। ओके, thinking about what you are trying to memorize make the process easier and more reliable। जब भी आप कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू याद करते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, और वो आपके लिए विश्वसनीय होता है कि हाँ, आप अब कहीं भी गलती नहीं करेंगे। हम अक्सर एग्जाम में लिखते वक्त बच्चों को ये सलाह देते हैं कि जब लास्ट टाइम बचता है 5 मिनट का और आपका यदि एक क्वेश्चन बाकी है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, फटाक से इंडेक्स बनाओ और उसके अंतर्गत जितने की पॉइंट है 5 मिनट में उनके फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दो। आपको कम से कम 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता पड़ जाता है कि इस बच्चे को चीजें तो मालूम है लेकिन लिखने को टाइम नहीं है। तो 2 नंबर होते हैं आपके टोटल क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन में से 2 नंबर आपके फ्लो चार्ट में होते हैं। ईच क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 2 नंबर। तो आप सोचो कि यदि आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपने आंसर को डिस्क्राइब करते हो तो आपको 2-2 करते हुए 10 नंबर 5 क्वेश्चन के तो अपने आप मिल जाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए रिलायबल होता है। देन मेमोरी बिकम्स इजियर व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड ancillary information associated with concept mapping। हमारी जो स्मृति है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है किसी भी चीज को याद करना, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या करता है, हमारी स्मृति के स्तर को बढ़ाता है, और जो इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे से एसोसिएट करता है। हमने जो भी पहले पढ़ा है और जो हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू पढ़ा है उससे ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। और खास करके साइंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों को कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू पढ़ाएं। हमें जरूरी नहीं कि हर बार पिक्चर ड्रॉ करना है। हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि माइंड मैप बनाना थोड़ा सा टफ होता है और कॉन्सेप्ट मैपिंग करना ज्यादा इजी होता है। If the material you are trying to learn complex, it often helps to convert your notes into concept में। जब भी आपको लग रहा है कि आपको लर्न नहीं हो रहा है या आपका हर बार कोई पॉइंट छूट जाता है, तब कठिनाई उत्पन्न हो जाती है हमारे सामने कि हम क्या करें। ऐसे वक्त में आप अपने नोट्स को कॉन्सेप्ट मैप में चेंज कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी कॉपी जो 200 पेज भर रही थी वो आपकी 50 पेज में काम हो जाता है, यानी वहां पर आप पेपर की बचत भी करते हैं। In concept maps, you draw circle or other geometrical shape, word cloud to act as container for key information. And then you think about how the various item in the circle relate to other items to create concept। तो हम बादल बनाएं, हम स्क्वायर बनाएं, हम सर्कल बनाएं, हम ट्रायंगल बनाएं, और जो भी लाइन ड्रॉ करें
वहां पर उसको लिखें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। You draw connections among the various circle and write in a few words to state the nature of each relationship. ये यही कह रहे हैं कि जो भी कनेक्शन आप बता रहे हैं उनके ऊपर few words लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है needed by, provided by, is used to make, है ना। तो ये हमको बताना है। Then don't forget to add lines and transition words। जैसे यहाँ पर अगर हमने ये डेबी को बता दिया, सैमसन को बता दिया, लेकिन ये लाइन नहीं बताई इस घर में कौन कौन रहता है, हम ये नहीं बता सकते हैं। या हम क्या बताना चाह रहे हैं, हुज लिव इन माई हाउस, मेरे घर में कौन कौन रहता है। जब मैंने यही नहीं लिखा तो कौन ब्रदर है या कौन सिस्टर है, बस हमने लाइन ड्रॉ कर दी, उससे हमें रिलेशन पता नहीं पड़ेगा और हमको याद करने में आसानी होगी। ये मक्कीटा है जिसने अपने घर में कौन कौन रहता है उसके बारे में बताया है। उसका भाई बहन रहता है, उससे कारेन रहती है, उसका पपी सैमसन रहता है और उसकी मॉम डेबी रहती है। तो जैसे ही अब हमको हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम इस मैप के थ्रू बता सकते हैं और उसके बाद इन्हीं चीजों को दिखा सकते हैं कि एक मैकीटा है जो अपने घर में अपने भाई बहन, अपने डॉग और मम्मी के साथ रहती है। उसकी मम्मी कंप्यूटर पर काम करती हैं, शायद वो कंप्यूटर इंजीनियर है। उसका भाई कहीं जॉब करता है जिसके लिए वो तैयार होकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है और इजी वे है, हमारे लिए भी समझने में टफ नहीं है और बच्चों के लिए भी समझने में टफ नहीं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग या अवधारणा मानचित्र क्या है? Facts and ideas can be mapped in ways that show how they relate to each other. तथ्य किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह हमको कौन बताता है? अवधारणात्मक मानचित्र बताता है। The map drawing usually begins with outline note because few people can think fast enough to construct a map in real time during a lecture or video. Generally टीचर जो बोल रहा है उसको हम एज इट इज लिखते जाएं तो हम सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं, है ना। बट अगर हम उसको ड्रॉ करते जाएं पिक्चर को, कि वो जो बोल रहे हैं उसको ड्रॉ करते जाएं, जब वो उनको ड्रॉ करते जाएंगे तो हमारा लिखना और टीचर के साथ में उनकी बात को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। In simple mind mapping, basic ideas are stated within circle, forming word clouds, and arrows are drawn from parent to daughter cloud. Okay? तो इनके अनुसार जो माइंड मैपिंग है वहां पर कहाँ से चालू होती है, सर्कल से या जो फॉर्मिंग वर्ड क्लाउड है उनसे, और उसके बाद एरो के द्वारा, जो एरो हमने देखे थे, एरो के द्वारा हम पेरेंट्स और डॉटर क्लाउड में क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। A useful addition is to write brief text along the arrows that explains what the relationship is as illustrated in figure। तो हम देखते हैं कि जो भी एरो के ऊपर लिखा है वो रिलेशनशिप को बता रहा है। क्रॉस लिंकिंग is not shown because it is not particularly useful for this simple information cluster। अब क्रॉस लिंकिंग यानी कैसे, यहाँ पर अगर हम बोले तो ट्रीज के बाद जब मोस्ट लिविंग तक पहुंच रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे हैं, बट यदि हम ट्रीज के बीच में से ही नोट पैड पर आ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, जो हमारी समझ को अच्छे से नहीं बताएगा, है ना। Then each circle object in the map can be expanded to whatever level of detail is required। हर सर्कल के साथ में हमको एक्सपांड करना है थ्योरी को, और उसके बाद जितने भी लेवल हैं उनको भी डिटेल में बताना है। Then concept mapping captures information as nodes in the interconnected network, unlike the tree-like structure of mind map that have one central idea with multiple branches। तो माइंड मैप क्या कर रहा है, सेंट्रल आइडिया को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है। इसको अभी हम इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे। Concept maps allows multiple cross connections among the various idea nodes and typically emphasize multiple interdependent relationship among the nodes। अब nodes यानी गांठें,
ओके, तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे कनेक्शन को क्या कर रहा है, बहुत सारे नोड्स के द्वारा बता रहा है। और क्या कर रहा है, उसके बाद इन तीनों के बीच में जो भी आंतरिक एक दूसरे पर निर्भरता है उसके रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, तो इसको यदि हम देखें तो ये तो सिंपल सा पिक्चर है माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैपिंग का, लेकिन इसको यदि माइंड मैप का चित्र बनाना है तो किस तरह से होगा, तो हम देखते हैं। जब भी हम माइंड मैपिंग की बात करते हैं तो व्हेल फिश है, फिश के पिक्चर्स बने हुए हर बार, है ना। तो व्हेल फिश है, क्या वो फिश है या वो मैमल है, मैमल यानी स्तनधारी। ठीक है, फिर फिश है तो किस तरह की फिश है, क्या वो शार्क जैसी है, क्या वो स्टिंगरे है, क्या वो अदर फिश की तरह है, या वो मैमल है तो वो किसके जैसी है, क्या वो कैट जैसी है, क्या वो डॉल्फिन जैसी है, क्या वो बेयर जैसी है, या फिर मेरे जैसी है ना। जब यहाँ एक्सप्लेनेशन साइन लग रहा है तो क्या वो मेरे जैसी है, इस तरह का प्रश्न एक खड़ा हो जाता है। तो अगर हम देखें तो माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग इन दोनों को मिलाकर ये पिक्चर है, तो हम इसको फुल्ली माइंड मैपिंग पिक्चर भी नहीं बोल सकते और ना ही कॉन्सेप्ट मैपिंग पिक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि नोड्स तैयार हो जाते हैं। तो ये एक नोड है, ये बेसिक नोड है, फिर यहाँ पर ये दूसरा नोड है यानी दूसरी गठान है, फिर तीसरी गठान है, चौथी गठान है। यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स का यूज किया है, लेकिन साथ में की पॉइंट भी लिखे हैं। क्या फिश है तो किसके जैसी है, इस जैसी है या इस जैसी है, या इसके जैसी नहीं है। तो हर बार उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि किस तरह से माइंड मैपिंग का यूज किया जाता है। Then what is the utility of concept mapping? Maps give the learner a bird eye view of the big picture. जब बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फ्लो चार्ट बना के हम याद रखते हैं, तो वो जैसे गिद्ध की दृष्टि हम बोलते हैं, उस गिद्ध की दृष्टि की तरह वो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। Then learners have to engage with the material in order to draw the map of key concept. जब भी हम कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम सिस्टमेटिक वे में उस पर काम कर रहे हैं, है ना। सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं यानी एक पेरेंट को लिखा, उसके अंदर उसके डॉटर को लिखा, उसके अंदर उसके डॉटर को लिखा, तो एक के बाद एक जो गाड़ी चलती जाती है, जैसे ट्रेन का इंजन पहले होता है, फिर फर्स्ट क्लास के डब्बे होते हैं, फिर सेकंड क्लास के डब्बे होते हैं, फिर गार्ड का डब्बा होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट मैप है वो भी कैसा है, सबसे पहले पेरेंट, देन डॉटर एंड देन ग्रैंड डॉटर। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमको ज्यादा इजी हो जाता है समझने में। तो फैमिली ट्री भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। देन लर्नर्स हैव टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल वेज, a process that requires them to think, which facilitate memory storage and retrieval. तो ये कहते हैं कि जो लर्नर है या जो अधिगम करता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अर्थपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज करता है अपनी स्मृति में, और यह जो प्रक्रिया है इसके लिए हमेशा हर बार नया सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, एक के बाद एक वो अरेंज हो जाते हैं हमारी मेमोरी में, और ये हमारे मेमोरी को मेमोरी में जो स्टोरेज है या रिट्राइवल है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। ओके, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये है प्रोटीन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट मैप, क्योंकि हम इसको बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बायोलॉजी का एक एग्जांपल दिया है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस को बताया गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट विद डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए में स्टार्ट होता है, आरएनए के थ्रू ये यूरेसिल में कंटेन करता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह पर होता है, फिर ये दो जगह पर कंसिस्ट होता है टीआरएनए और एमआरएनए, और ये एक दूसरे को डिकोड करते हैं। टीआरएनए जो है वो एंटीसिडोन कोडोन होता है और एमिनो एसिड्स को कैरी करता है, और एमआरएनए जो है ये कोडोन करता है, इट इज द कोडोन एंड कंटेन स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। आप देख रहे हैं प्रोटीन का किस तरह से इजी वे में प्रोटीन सिंथेसिस को बता दिया गया है।
Then what is the conclusion? Maps used for study purpose need to be kept compact and simple. और ये हम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हम अगर पढ़ने में इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज करें तो जो हमारा रजिस्टर थ्योरेटिकल भरने होते हैं उसकी जगह छोटे से रजिस्टर में हमारा काम हो जाता है, यानी स्टडी को कॉम्पैक्ट कर देता है. Then memorization facilitated by using icons or drawing to represent ideas is more effective than a lot of text. हम हर जगह हर पॉइंट को लिखते बैठने की जगह हम आइकॉन्स और ड्राइंग के थ्रू करें तो क्या होता है, ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होता है और रिवीजन करने में हमें आसान होता है. और एक बार दो बार जब आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं या कॉन्सेप्ट मैपिंग को पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम के समय में बहुत आपको किताबों को नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ना होता है. If you change your mind about something you put in the map, you either have to erase or to redraw the map. अगर आपके माइंड में कुछ आता है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो इरेज हो जाए, यानी आपको पेंसिल का यूज ज्यादातर करना है लाइन ड्रॉ करने में और बॉक्स बनाने में. Okay, one option is to draw the map by hand at first and then redo it later by computer. आप अपने फ्लो चार्ट को बनाने में कंप्यूटर का यूज भी कर सकते हैं और बहुत इजी वे में इंसर्ट में जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. 3D ऑप्शन होता है, आपके पास शेप्स होते हैं, आपके पास लाइंस होती हैं, आपके पास चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं. वहां से आप अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हैं. Okay, then thank you.